हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नए लेक्चर में। यूनाइटेड नेशन का सेकेंड पार्ट आज आप पढ़ेंगे और मैं स्लाइड्स के अलावा आपको बहुत सारी नॉलेज अलग से बताती रहूँगी। फर्स्ट आप लेक्चर पार्ट 1 सुन चुके हैं, ये पार्ट 2 है यूनाइटेड नेशन का। तो आइए टॉपिक पे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ओरिजिन, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स, मेंबरशिप एक्सेट्रा। फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ही यूनाइटेड नेशन का नाम आता है तो मैं कहती हूँ कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीस, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। हम एक ऐसे संसार में आपका स्वागत करते हैं जहाँ शांति हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो। तो कह सकते हैं कि जब यूएनओ का नाम आता है तो दिस इज़ आवर वर्ड, ए कॉमन वर्ड। दिस इज़ आवर वर्ड, ए कॉमन वर्ड। एवरीबडी शुड फील ए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा संसार है, सबका संसार है और हर व्यक्ति की समान रूप से जिम्मेदारी है कि वो यूएनओ के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहे और पूरी तरीके से कोशिश करे कि पीस, सिक्योरिटी, डिग्निटी मेंटेन रहे। तो हम एक ऐसे संसार में कदम रख रहे हैं जहाँ पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, डिग्निटी रहे, इक्वलिटी रहे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ संसार में और मैं आज उसके आगे का पार्ट डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि एक छोटा सा 2 लाइन में रिवीजन कि यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिशमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यूएनओ का आपको पढ़ाया गया इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन एंड मेंबर, ऑफर्ट्स, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और चार्टर, प्रेम्बल आपको डिस्कस हो चुका है। सेकेंड वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी डेफिनेशंस, लीगल नेचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स, मेजर रीजनल सेंटर। ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगी और इसके आगे का कंटिन्यू थर्ड वीडियो में होगा। तो अब इस संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा देने की बात हो तो ज्यूरिस्टों ने क्या समझा, मैं आपको वो बताऊंगी कि एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यूरिस्ट क्या विचार रखते हैं। अकॉर्डिंग टू जेंक्स, promises have been made by serious treaties to establish an organized world community in the half century world। तो जेंक्स क्या कहते हैं, promises have been made by serious treaties। हमने क्या वादा किया कि जितनी भी गंभीर ट्रीटियां हैं हम उस ट्रीटी के लिए वादा कर रहे हैं कि हम सारी की सारी ट्रीटीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे एक ऐसे संसार में जो क्या हो, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। और हाफ सेंचुरी ये बीत चुकी है, अर्ध शताब्दी बीत चुकी है, लेकिन हम उस संसार में ट्रीटीज़ को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए इन्हें इस्टेब्लिश करेंगे। जेंक्स के अपने पर्सनल विचार हैं। अकॉर्डिंग टू गुडरिच, द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ द चार्टर, it can be easily concluded that the major creators of the United Nations system were not only influenced by the experience of the League of Nations, they themselves were highly influenced by World War II। देखिए, द स्टडी ऑफ द इस इंटरनेशनल की हमने स्टडी क्यों की, अंतर्राष्ट्रीय की हम स्टडी क्यों करना चाहते हैं। हम पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं जैसा कि चार्टर में कहा गया है। और देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं आया कि वो लीग ऑफ नेशन से प्रभावित था, कि बल्कि वो अपने आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आया। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर ना होता तो यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो अब अकॉर्डिंग टू केल्सन, द यूनाइटेड नेशन एम्स फॉर वर्ल्ड पीस। तो यूनाइटेड नेशन का केवल एक ही एम है, पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना। यूनाइटेड नेशन का मेन काम क्या है, भावी पीढ़ी को युद्ध से बचाना। देखिए, लिखा भी हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य ध्येय भावी पीढ़ी को युद्ध के प्रकोप से बचाना है। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है किसी भी तरीके का वॉर ना देखे, डेथ मत देखे, डिस्ट्रक्शन मत देखे, जो चारों तरफ तबाही का मंजर है वो ना देखे। अब आगे, लीगल नेचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। दस द यूनाइटेड नेशन हैज़ ए लीगल पर्सनालिटी and is subject of international law. The United Nations is entitled to possess contract. In this regard, the United Nations General Assembly adopted the Convention on Privilege and Immunities of the United Nations in 1946
In this convention, there is a clear mention about the legal personality of the United Nations. In order to implement this convention in India, the United Nations Privilege and Immunities Act 1947 was passed. In the schedule of the act, in the schedule of the United Nations legal personality, right in relation to property, facility in relation to communication of members, there is a clear detail about the representative etc. देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लीगल नेचर उसका क्या है, यूएनओ एक लीगल पर्सनालिटी, जब भी हम किसी को कहते हैं, और ये एक इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट मैटर है, तो जब भी हम किसी संस्था को हम मानते हैं कि वो लीगल पर्सनालिटी है, तो लीगल पर्सनालिटी या जुरिस्टिक पर्सनालिटी होने के लिए उसे कुछ क्वालिटीज़ को हमेशा मेंटेन रखना है, यूएनओ हो या अदर इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जांपल के लिए जो लीगल पर्सनालिटी अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है वो क्या क्या कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉमन सील होती है, कॉमन सील का मतलब स्टैंप होता है, परपिचुअल सक्सेशन होता है, सू और सूट की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। तो अगर वो ये 5 क्वालिटी कोई इंस्टीट्यूशन कोई संस्था मेंटेन रख रही है तो वो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सनालिटी है, जुडिशियल पर्सनालिटी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन एक लीगल पर्सनालिटी है और यूनाइटेड नेशन को जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन के द्वारा प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ दी 1946 में, और इसी कन्वेंशन को में उसको लीगल पर्सनालिटी माना गया और हमारे इंडिया में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1947 में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया, एक एक्ट के द्वारा पास आउट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम क्लियर द यूनाइटेड नेशन इज़ ए लीगल इंटरनेशनल पर्सन। और ये सब डिस्कशन होने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूनाइटेड नेशन क्या है, पूरी तरीके से एक लीगल पर्सनालिटी है। देखिए, जब हम किसी को लीगल पर्सनालिटी की कैटेगरी में मान रहे हैं तो हम उसे स्पेशल प्रिविलेज देने होंगे, उसे स्पेशल इम्यूनिटीज़ देनी होंगी। इंडिया ने भी इसे अपनाया, कब अपनाया, 1947 में, जब उसने प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट पास आउट कर दिया तो इसको यूनाइटेड नेशन को जुडिशियल पर्सनालिटी की कैटेगरी में मान लिया। अब इस एक चीज़ हो गई कि हमारे वहाँ का जो कोर्ट है वो एडवाइजरी कोर्ट है, वो कह रहा है कि यूएनओ एक इंटरनेशनल पर्सन है, इंटरनेशनल पर्सन होने के नाते उसे राइट्स भी है, ड्यूटीज़ भी है, और जो उसकी सर्विस में जो अपॉइंट होते हैं ऑफिसर्स वो कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो चार्टर के अंतर्गत उन्हें सारी पावर्स अलग से दी गई है। तो यूएनओ एक संस्था है जो एग्रीमेंट कर सकता है, ट्रीटीज़ कर सकता है, और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनओ स्पेशल एजेंसी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकता है। तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट भी कर सकता है, अपना काम करने के लिए वो प्रॉपर्टी को भी खरीद बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है। तो लीगल पर्सनालिटी के वो सारे कामों को कर सकता है जो एक लीगल पर्सन या एक लीगल इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, जब यूएनओ के ऑब्जेक्ट की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि हम यूएनओ के ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आइडियल हैं, उद्देश्य जो हैं वो आदर्श हैं, जिन्हें यूएनओ लगातार अचीव करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। चलिए अब ज़रा पढ़ें कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से चार्टर में दिए गए हैं। Object of the United Nations, Chapter 1 of the Charter lay down the purpose and principles of the United Nations. Article 1 of the UNA Charter. Article 1 of the UNA Charter talks about the purpose of the United Nations. They are maintaining international peace and security, friendly relation amongst the nation, achieving international cooperation to solve international issues of social, economical, cultural और ह्यूमैनिटीज़ नेचर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेंगे, समान अधिकार सबको मिलेगा, सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा, और सबके साथ हम क्या करेंगे, फ्रेंडली बिहेवियर बनाए रखेंगे। और एक प्रिंसिपल इनडायरेक्टली रूप से छपा हुआ है, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है, वो भी हम मेंटेन करके रखेंगे। आत्मनिर्णय का सिद्धांत, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 55 में दिया गया है, और उसका आर्टिकल 1 में भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 55 में दोनों डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब होता है कि कंट्री अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को बनाते हुए अदर कंट्री के साथ काम करेगी, कभी भी किसी कंट्री की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हर एक देश के साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर करेगी और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को बनाए रखेगी। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 55 में को रिलेटेड है।
हम क्या करेंगे कि चाहे वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देते हुए, चाहे वो इकोनॉमिकल मुद्दे आएँ, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हों, चाहे वो सोशल हों, सामाजिक हों, चाहे वो कल्चरल हों, सांस्कृतिक हों, या मनुष्यों से संबंधित मुद्दे हों, सभी मुद्दों को, सभी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट करते हुए सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो बीइंग ए सेंटर टू हार्मोनाइज द एक्शन ऑफ द स्टेट टू अकम्प्लिश दिस कॉमन गोल, तो इस गोल को, कॉमन गोल सभी कंट्री के लिए कॉमन गोल होगा और इस समान लक्ष्य होगा, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्पज वॉज बाइंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस कॉमन गोल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर देश क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए कार्य करेंगे। और यहाँ पर यूएनओ ने 2 ऑब्जेक्ट और जोड़े कि वेपन को यूज़ नहीं करेंगे और हम नई इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, इस्टेब्लिश करते रहेंगे, ताकि हर एक कंट्री इकोनॉमिकल रूप से मजबूत हो। जब कोई कंट्री इकोनॉमिकल रूप से मजबूत होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त हो जाएंगी। देखिए, यूएनओ का मेन काम था कि वो किसी भी तरीके से, जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका मेन काम था कि वॉर को रोका जाए, 2 देशों के बीच में फ्रेंडली बिहेवियर इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जो गरीब हैं, पुअर्स हैं, उनकी सहायता की जाए, जो पर्सन हंगर हैं, भूखे हैं, उनको भोजन की व्यवस्था की जाए, और लाइफ को अपलिफ्टिंग का काम किया जाए कि जीवन स्तर में सुधारा जाए और बीमारियों से लड़ा जाए। जितने तरीके की बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, इनको हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। आज कोविड-19 जब चल रहा है तो यूएनओ का इंटरफेरेंस बिल्कुल मुझे नल एंड वाइट दिखाई पड़ रहा है। तो आज यूएनओ को अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस ओर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। एक केवल साइलेंट ऑडियंस नहीं बनना है उसको, बल्कि उसको अपने ऑब्जेक्ट, जो बेसिक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की ओर भी उसको अपने प्रयास करना होगा। वो अपने बेसिक ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं भूलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन के। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दीज प्रिंसिपल्स आर ensuring sovereignty, equality of all its members. This rule implies that all the members of the United Nations have equal representation. All the members of the UNO are required to fulfill in good faith and the obligation assumed by them in accordance with the Charter. All the members of the UNO are obligated to settle their dispute by peaceful and in such a manner as to not international peace, security and justice. तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि सभी सदस्य क्या करेंगे, देशों की प्रभुसत्ता को समानता पे आधारित हैं, कि जितने भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री सॉवरेन है, संप्रभु है, और सब लोग इक्वल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे यूएनओ में। अब ये घोषणा पत्र में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, डिक्लेरेशन में, सभी ड्यूटीज़ को सभी लोग पूरा करेंगे, सभी लोग गुड फेथ में काम करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और न्याय को खतरे में डाले बिना अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कभी भी डेंजर में नहीं डालना है, जस्टिस को डेंजर में नहीं डालना है, और जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उन सब को हम पीसफुली तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो देश वो मेंबर हैं या नहीं हैं उससे कोई फ़र्क नहीं है, सबको अपनी पीस और सिक्योरिटी के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि हर एक कंट्री यही चाहती है कि देश में पीस रहे और सिक्योरिटी रहे, तो वो यूएनओ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती रहेगी। All the members of the UNO are required to desist from giving threats or using force over and against any state, territory और political independence। देखिए, सदस्य हम क्या करेंगे, कोई भी जो कंट्री है, जो मेंबर है यूएनओ की, कभी भी वो फोर्स को यूज़ नहीं करेगी, और अगर यूएनओ के खिलाफ कोई फोर्स को यूज़ कर रहा है तो वहाँ उसे वो रोकने का प्रयास करेगी, और उसकी कभी भी ऐसे कंट्री की सहायता नहीं करेगी जो यूएनओ के बेसिक स्ट्रक्चर को या उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो कह सकते हैं कि यथासंभव हम सहायता करें, उस देश की सहायता करें, नहीं करेंगे कि जो यूएनओ के खिलाफ अगर कोई फोर्स करना चाह रहा है, हम सभी उन देशों को रोकने का प्रयास करेंगे जो किसी भी तरीके के वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं।
शांति और सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, सिद्धांतों का पालन करेंगे जिसके लिए कि यूएनओ बनाया गया है। यूएनओ ने जिस ऑब्जेक्ट के लिए आया है उस प्रिंसिपल्स को हमेशा हम फॉलो करेंगे और शांति और सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करेंगे, चाहे वो मेंबर हों चाहे वो नॉन मेंबर हों। देखिए लिखा भी हुआ है कि यूनाइटेड नेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी टू इन्फोर्स ऑब्लिगेशन इन द नॉन मेंबर ऑफ द स्टेट, फर्दर इन नॉन मेंबर स्टेट एज पर आर्टिकल 35 सब क्लॉज 2 इज एम्पावर्ड टू ब्रिंग एनी डिस्प्यूट बिफोर द जनरल असेंबली और द सिक्योरिटी काउंसिल। तो हर तरीके से, चाहे मेंबर हो चाहे नॉन मेंबर हो, वो किसी भी तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर जो भी मैटर होंगे, अगर कभी डिस्प्यूट आएगा भी तो वो क्या करेंगे, अगर वो मेंबर नहीं है तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेंगे, इंटरफेयर करके डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर चाहे घरेलू मामला हो, चाहे किसी भी के घरेलू मामले में यूएनओ दखल अंदाजी नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्योंकि हर देश में डोमेस्टिक मैटर के लिए कोई ना कोई कानून बना होता है। यूएनओ केवल इंटरनेशनल लेवल के केसेस पे ही क्या करती है, इंटरफेरेंस अपना देती है। तो लिखा भी हुआ है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन मैटर रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक जुरिडिक्शन ऑफ एनी स्टेट। This rule mandate the United Nations not to interfere where the matter is of domestic jurisdiction of a state। देखिए कभी भी यूएनओ क्या करेगी, डोमेस्टिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, कि डोमेस्टिक मैटर में हर एक कंट्री अपने अपने लॉज को फॉलो करती है। जब तक कि कोई इंटरनेशनल मैटर नहीं होगा यूएनओ का इंटरफेरेंस शुरू नहीं होगा। और यूएनओ तब इंटरफेरेंस करेगी जब पीस एंड सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरीके से खतरे में हो, तभी यूएनओ का इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है। और यूएनओ के जो मेंबर्स हैं तभी इस पर क्या करते हैं, वो आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको जब बताया तो आपने देखा होगा कि इसका गिस्ट क्या निकल रहा है, कि यूएनओ हर एक वो काम करती है जो पीस से रिलेटेड होता है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। अगर उसको एक कुछ शब्दों में देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ बातें बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि यूनाइटेड नेशन का अगर देखा जाए टास्क क्या है, तो मैं कहूँगी कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, हर हालत में मानव अधिकार की रक्षा करना। क्योंकि यूएनओ का आने का एक कारण ये था कि उस समय बहुत सारे क्राइम हो रहे थे नाजीज़ के द्वारा, हिटलर के द्वारा, जिसकी वजह से यूएनओ आया और उसका एक ऑब्जेक्ट ये बन गया, टास्क बन गया कि किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट बताऊंगी कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ सिक्योरिंग पीस, शांति की स्थापना करेगा। शांति की स्थापना क्यों करेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था और लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल्ड हो गया था। लीग ऑफ नेशन अपने काम को करने में असफल रहा, और जब लीग ऑफ नेशन अपने काम को करने में असफल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो अब यूएनओ नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने पाए। क्यों, यूएनओ थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के ऑब्जेक्ट से ही बनाया गया है कि हम इतना डेथ देख चुके हैं, इतना डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं कि अब हमें किसी भी हालत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है। तो इसीलिए यूएनओ का जो ऑब्जेक्ट है, टास्क है, वो सिक्योरिंग पीस है। अगर थर्ड बात की जाए तो इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ, वो चाहेगा कि इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ लगातार बनती रहे, क्योंकि यूएनओ के आने से पहले बहुत सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके थे, जिसके कारण बहुत सारी कंट्री कह सकते हैं कि इस स्टेज पे पहुंच गई कि उनके जो सिटीजन्स थे वहाँ बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो पा रही थी। तो यूएनओ ने ये भी टास्क को अचीव किया कि इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ बनी रहेगी और हर एक कंट्री को समान रूप से मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो आपने देखा था कि शुरुआत में यूएनओ में 51 मेंबर थे, जो बाद में धीमे धीमे बढ़ के 193 तक हो गए और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए। तो यूएनओ का एक ही ऑब्जेक्ट शुरू से रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और पूरे संसार में शांति बनी रहे। तभी मैंने कहा था कि दिस इज़ आवर वर्ल्ड, ये हमारा संसार है, एक कॉमन संसार है और हर एक व्यक्ति की, हर एक देश की जिम्मेदारी है कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और डिग्निटी मेंटेन रहे। तो चलें अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें और देखें कि यूएनओ और क्या काम कर रही है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यूएनओ इज़ आवर ग्रेट होप फॉर ए पीसफुल एंड फ्री वर्ल्ड। यूएनओ हर एक कंट्री के लिए एक आशा की किरण है कि वो एक ऐसा संसार बनाएगी जहाँ शांति की स्थापना हो सकेगी। शब्दों पे जरा गौर करिए, यूएनओ इज़ आवर वन ग्रेट होप फॉर ए पीसफुल एंड फ्री वर्ल्ड्स।
तो एक फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए, एक स्वतंत्र संसार बनाने के लिए यूएनओ एक आशा का केंद्र है हर एक देश के लिए। तो क्योंकि जो यूएनओ का एम है वो सभी कंट्री उसी एम और ऑब्जेक्ट को मानती हैं, चाहे वो मेंबर हो या ना हो। कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि डेथ हो, डिस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरीके से पर्सन को या प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान हो। हमें हर हाल में थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। तो यूएनओ के ऑब्जेक्ट के साथ हर कंट्री इसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करना चाहती है। अगर कोई कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है या किसी भी तरीके से वॉर करवाने की कोशिश कर रही है, तो यूएनओ को और उसके मेंबर्स को इस चीज़ को रोकने का हमेशा प्रयास करना होगा, और इसीलिए वो बनाई गई है। अपने मूल ऑब्जेक्ट को वो कभी भी भूलेगी नहीं। अब आगे पढ़ें और देखें कि इसके रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके रीजनेबल सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं। पहली चीज़ अफ्रीका में नैरोबी केनिया, और अदिस अबाबा इथियोपिया में, न्यूयॉर्क यूएसए, सैंटियागो चिली, और एशिया प्रशांत में बैंकॉक थाईलैंड। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लगभग 9 रीजनल सेंटर हैं जो सब क्या कर रहे हैं, सुख और शांति के लिए काम कर रहे हैं। तो 9 के आपको नाम याद होने चाहिए कि अफ्रीका में नैरोबी केनिया, अदीस अबाबा इथियोपिया, न्यूयॉर्क में अमेरिका, सैंटियागो चिली, एशिया प्रशांत में बैंकॉक थाईलैंड, यूरोप और मध्य एशिया में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया, द हेग नीदरलैंड, मध्य पूर्व क्षेत्र में बैरूत लेबनान। तो ये 9 लगभग रीजनल सेंटर हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नाम लिखे हुए हैं। तो 9 रीजनेबल सेंटर हैं जो इस काम को करने के लिए, यूएनओ की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ये सेंटर फैले हुए हैं जो क्या काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ को इंक्रीज़ किया जाए, एक सतत विकास लगातार किया जाए, ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जाए, ह्यूमनिटी की में सबको सहायता मिले, मानवीय सहायता प्रदान की जाए, शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जाए। तो यूएनओ को बनाने में सबसे ज़्यादा आपको याद होगा कि मैंने बता चुकी हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का क्रेडिट जाता है, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन नाम भी दिया था, आप ये भी याद रखेंगे। तो आप देखेंगे कि पूरा यूएनओ आप जब स्टडी करेंगे तो आपको बेसिक बातें नज़र आती हैं कि यूएनओ क्या काम कर रहा है। छोटी छोटी बातें आप फिंगर्स टिप पे याद कर लेंगे कि स्टॉप द वॉर, सभी कंट्री के बीच में फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा, निर्धन और भूखों की सहायता करेगा, लाइफ को अपलिफ्ट करेगा, बीमारियों से लड़ेगा, हर तरीके की बीमारियों को रोकने का प्रयास करेगा जो किसी तरीके से लाइफ को, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। वो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, डिग्निटी को हर कंट्री की बनाए रखेगा, हर कंट्री अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के आधार पे काम करेगी। तो यूएनओ अपने बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी नहीं भूलेगा, वो अपने हर काम को करने के लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर रहेगा। एक ऐसी संस्था जो केवल और केवल किसके लिए बनाई गई है, ह्यूमन सर्विस के लिए बनाई गई है, मानव सेवा को बनाने के लिए बनाई गई है, वो अपने बेसिक ऑब्जेक्ट को कभी भी नहीं भूलेगी। अगर आज हम इस संसार में हम ये मान के चलें कि हम इस संसार के में हम ये संसार हमारा है, तो हम हर एक देश, हर एक व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ काम करेगा कि हम यूएनओ के बेसिक ऑब्जेक्ट को और बेसिक प्रिंसिपल्स को हमेशा क्या करेंगे, हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से हर कंट्री अपना कंट्रीब्यूट करेगी। तो यूएनओ ने जो काम किया है उस काम को तभी और आगे लाया जा सकता है जब सारी की सारी कंट्री कोऑपरेट करे। तो प्लीज़ इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनिएगा। पार्ट 3 होगा वो, और वो लास्ट पार्ट होगा। तो यूएनओ को 3 पार्ट्स में मैंने पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगे हों और मेरी बातें समझ में आती हों तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सुनिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना